ओके, लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे देखिएगा, Javerius over here, welcome back. Dear student friend follower, you are listening to the voice of Sarana. Our contact number is 0305631964. Dear student, we have already discussed about Anglo-Saxon age and we have discussed in detail, but now we are going to discuss about Anglo-Norman literature. So this is the Anglo-Norman literature, and I have already told you during the Anglo-Norman literature, mostly people they write literature, but the literature was unknown. Authors were totally unknown, and few writer we find like Geoffrey of Monmouth and Wace and the Laymans and Pearl poet like that. So these poets were mostly poets. They were unknown poets. So Pearl poet is also unknown one. So the name we have taken Pearl poet, that we have taken फ्रॉम द पोएम। तो पोएम से उसका जैसे बेओवल्फ, उसके अंदर उसका प्रोटैगोनिस्ट है, उसका नाम ही बेओवल्फ रख दी। तो बेओवल्फ लाइक पर्ल पोएट ये भी इसी तरह का है। तो सबसे मेन वर्क है जो मैंने आपको बता दिया, लेटर में लिखा गया। उस वक्त तीन लैंग्वेज जो है वो प्रोमिनेंट थी। पहली लैंग्वेज कौन सी थी? जवेरिया बताएंगी पहली लैंग्वेज कौन सी प्रोमिनेंट थी? जो वहाँ पे नॉर्मन आए थे उनकी लैंग्वेज क्या थी? नॉर्मन की लैंग्वेज थी फ्रेंच। ठीक है। तो दूसरी जो लैंग्वेज उस वक्त जो उनसे पहले जो वहाँ पे राय थी वो थी लैटिन। तो इसका मतलब है लैटिन भी मौजूद थी। और तीसरी लैंग्वेज जो एक एमलगमेशन में थी, एंग्लो सैक्सन। अब ये तीन लैंग्वेज जो हैं वो मौजूद थी। ठीक है, फ्रेंच, लैटिन, एंग्लो सैक्सन, कैल्टिक और गैलिक मौजूद थे। उनको उन्होंने मार मार के वहाँ से भगा दिया था, मैंने बताया था। अब ये जेफरी ऑफ मनमाउथ जो है, इसने लिखा हिस्टोरिया रीगेन ब्रिटेनिया। ठीक है, ये लैटिन में वर्क था। इसमें वो हिस्ट्री बताई गई है लैटिन की। फिर उसने जो वेस नामी एक राइटर था, इसने क्या लिखा? इसने लिखा रोमन डी ब्रट। और ये नाम से ही ज़ाहिर हमें पता चल रहा है ना, ये फ्रेंच में। अगर वो पूछ ले रोमन डी ब्रट किस में है, तो आपने ये वर्स हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटेन। ये हिस्ट्री बताई गई है इसके अंदर भी, वर्स हिस्ट्री। वर्स मीन के वर्स के अंदर हिस्ट्री डिस्कस की है उसने। अब ये है क्या? रोमन डी ब्रट। ये हमें पता चल गया ये फ्रेंच में, ये वाला। और ये क्या? लैटिन में। जैसे जेफरी ऑफ मनमोथ ने जो हिस्टोरिया रीगेन ब्रिटेनिया लिखा है। लेमैन ने क्या लिखा? ब्रट। ठीक है, नेम ऑफ द ब्रिटेन्स मिथिकल फाउंडर्स। इसके अंदर क्या बताए गए हैं? जो मिथिकल जो फाउंडर्स हैं, जिन्होंने ये डिस्कवर किया था इंग्लैंड को। इसमें ब्रूटस ऑफ ट्राय का डिस्कस किया। कोई ब्रूटस ऑफ ट्राय था, उसने सबसे पहले इस इंग्लैंड को देखा था कि इंग्लैंड में ये एंग्लो सैक्सन, नॉर्मन, कैल्टिक, गैलिक वगैरह मौजूद हैं, तो हमने इसके ऊपर इनको कैसे इन पे कब्जा करना है। आगे पर्ल पोएट्स जो हैं, पर्ल पोएट में एक यानी पोइट्री है, इसमें कलेक्शन ऑफ पोएम्स हैं। और इसमें जैसे ये पर्ल है, पर्ल का मतलब इसमें एक फादर जो है, यानी इस पोइट्री का मैं थीम बता देता हूँ, ओवरऑल समरी। कि एक पोइट्री है, इस पोइट्री के अंदर ओवरऑल इसका थीम ये है कि एक फादर है, उस फादर को ड्रीम, उसकी बेटी खो जाती है और उसको ड्रीम आता है, वो अपनी बेटी को चेज करता है, फाइंड करने की कोशिश करता है। और ये स्टोरी है इसके, हु लॉस्ट हिज डॉटर्स एंड देन ही ड्रीम्स अबाउट, एंड देयर इज़ द थीम ऑफ द डिलाइट, वर्चूज़ और क्लीनलीनेस और इस तरह की चीज़ों के थीम। और उसके बाद दूसरा इसके अंदर एक और, यानी ये जो पर्ल पोएट ने क्या लिखा है? प्योरिटी पे वर्क किया है। इसका मतलब होता है क्लीनलीनेस, और इसके अंदर ये वर्चू, डिलाइट और ये चीज़ें मौजूद हैं। उसके बाद पेशेंस है, पेशेंस फ्रॉम द बाइबल। ये बाइबल से, पेशेंस वैसे ही एक मजहब से ताल्लुक़ रखता है, रिलीजियस एक नेम है, तो ये क्या बाइबल से उसने लिया है, ये इसका थीम। और उस वक्त क्या ज़्यादा कलर्जी मौजूद थे, तो बाइबल पे ज़्यादा वर्क हो रहा था कि तो आपके मोस्टली थीम्स जो हैं वो बाइबल से लिए जाते थे, बाइबल की स्टोरी डिस्कस की जाती थी। और उसके बाद सर गेवियंस एंड द ग्रीन नाइट, ये भी एक सिंगल मैन्युस्क्रिप्ट है जो इसी पर्ल पोएट का ही है। सर गेवियन एंड द ग्रीन नाइट, ये भी किसका है? पर्ल पोएट का। उसके बाद सर गेवियन एंड द ग्रीन नाइट, इसके अंदर रोमांस है और पॉपुलराइज बाय J.A.R. टोल्कन्स। इसने बाद में इसको मज़ीद, अब ये सर गेवियन एंड द ग्रीन नाइट ये वही ऐसे ही है जैसे किंग अर्थर की मैंने आपको स्टोरी बताई कि उसके 12 नाइट हैं। ठीक है, इसने ये डिस्कस किया। इसके सर गेवियन एंड ग्रीन नाइट की स्टोरी क्या है कि इसके अंदर एक किंग अर्थर है
और उसके 12 नाइट्स हैं, वो ऐसे एक मीटिंग करता है और 12 नाइट को ड्यूटी देता है, और वो रिलीजियस स्टोरी इसके अंदर मौजूद हैं। और वो जो किंग अर्थर है वो उनको भेजता है कैंपेन के ऊपर डिफरेंट कि आपने ये करने हैं, जैसे वो मजहबी वर्क होते हैं, उनमें से एक मेन वर्क ये है कि आपने होली ग्रेल तलाश करना है, जिसमें लास्ट सप्पल जो है जीसस क्राइस्ट ने किया था। और वो एक कप है, एक बॉल टाइप है, उस बॉल को आपने जो होली बॉल है या जो होली वो कप है उसको आपने फाइंड करना है। और अल्टीमेटली ये स्टोरी एंड का किस पे होती है कि उसका ये एक नाइट उसकी बीवी के साथ अफेयर बना लेता है, उस पर ये स्टोरी फिर एंड होती है। उसके बाद ये एक और है शेंसन डी ग्रेट, ठीक है, शेंसन डी गेस्टे। शेंसन डी गेस्टे जो है ये भी एक वर्क है, और इसमें क्या ये सॉन्ग, इसका मतलब होता है शेंसन डी गेस्टे का मतलब होता है सॉन्ग ऑफ डीड, ठीक है। पोएम प्रेज द नोबल्स इन द नाइट एंड वेंट टू सेव। अब इसमें क्या पता, कंट्री के जो नोबल नाइट्स हैं, बड़े बड़े नाइट्स हैं, क्रूसेडर्स जो हैं, जो लड़ते रहे हैं कंट्री की खातर, उनकी प्रेज में ये लिखा गया है शेंसन डी गेस्टे। शेंसे दी गेस्टे जो है ये किसके, नोबल नाइट्स के की तारीफ में लिखा गया कि उन्होंने अपने कंट्री को बचाने के लिए क्या क्या किया है। सॉन्ग ये और भी है एक, सॉन्ग ऑफ रोलैंड। तो सॉन्ग ऑफ रोलैंड्स अबाउट द फ्रेंच, ये फ्रेंच रूलर के बारे में है, और ये चार्ल्स मैग्ने जो है, चार्ल्स मैग्ने, बेस्ड ऑन द बैटल ऑफ द मैग्ने, चार्ल्स मैग्ने, जो बैटल वगैरह उन्होंने की हैं जितने भी फ्रेंच जो रूलर्स हैं उनके बारे में लिखा गया। आउल्स एंड नाइट जो है ये उस वक्त का बड़ा प्रोमिनेंट वर्क है। मैं आपको वैसे लिखवा देता हूँ, ये मैंने कुछ लिखे हुए हैं इनसे रिलेटेड वर्क, ये लिख लें। मोस्टली राइटर जो हैं इनके अननोन होंगे, कुछ राइटर जो हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन आप इनके नाम लिख लें। एक तो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड जो है वो लेमैन ने लिखी है। लेमैन का जो वर्क है वो क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड इसने लिखी है, ठीक है, ये पोएम है, इसमें उसने बताया है कि क्या हिस्ट्री है इंग्लैंड की। उसके बाद किंग अर्थर नाइट है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। तो उस वक्त का जो प्रोमिनेंट वर्क था वो ये था, द आउल्स एंड नाइट। आउल्स एंड नाइट, अगर वो पूछ लें कि हु विच एज दिस बुक बिलोंग टू द आउल एंड नाइट, तो आप बता दें कि दिस बिलोंग टू नॉर्मन एज। रिलीजियस पोएम जो है उस वक्त की जो मशहूर थी, जो बहुत ज़्यादा लाइनों पर लिखी गई थी, उसका नाम लिख लें। उसका नाम है कर्सर मुंडी। कर्सर मुंडी, MUND। अब ये नाम जो है, नाम ही आपको ज़ाहिर हो रहा है, ये बताएं कौन सा नाम, किस तरह का नाम लग रहा है। ये लैटिन लग रहा है, ग्रीक लग रहा है, बताएं, क्योंकि अंदाज़ा होना चाहिए लैंग्वेज का। कर्सर मुंडी क्या लगता है, किस तरह का, किस लैंग्वेज का हो सकता है? वेरी गुड। और ये कितनी लाइन्स पे थी ये? 30,000 लाइन ये पोएम, ठीक है। कर्सर मुंडी रिलीजियस पोएम थी, और ये इसका राइटर लिख लें अननोन है। कौन है? अननोन, कोई राइटर नहीं, बस आपने सिर्फ नाम याद करने हैं, मोस्टली अननोन है। और उसके अलावा बस यही है, बाकी ये रिलीजियस वर्क थे, इन चीज़ों को आप याद कर लें। यही नाम जो मैंने आपको बताए इनको आपने याद करना है। आगे कुछ और है। अच्छा, नो लेट्स डिस्कस अबाउट जेफरी चौसर। जेफरी चौसर की थोड़ी सी लाइफ को डिस्कस करते हैं। जेफरी चौसर पैदा हुए हैं 1340 में, जेफरी चौसर पैदा हुए, और जेफरी चौसर की डेथ हुई है 1400, ठीक है। जेफरी चौसर को क्योंकि अब नॉर्मन एज से निकलती निकलती इंग्लिश जो है वो कहाँ आ गई है, मेडिवल एज इंग्लिश में, और मेडिवल इंग्लिश में छाया हुआ है जेफरी चौसर। जेफरी चौसर के भी अपनी लाइफ के उसके 3 पीरियड हैं, यानी उसका फ्रेंच पीरियड है,
लैटिन पीरियड है, लैटिन में भी उसने वर्क किया है, ट्रांसलेशन की है, क्योंकि वो फ्रांस गया तो फ्रेंच से मुतासर हुआ राइटर से, लैटिन गया तो लैटिन से, जर्मन गया तो उधर से, यानी वो फ्रांस के बहुत सारे कंट्री बतौर एम्बेसडर भी काम करता रहा है अंडर द किंग एडवर्ड III। अब यहाँ पे फ्रेंच पीरियड है, लैटिन पीरियड है और उसका इंग्लिश पीरियड लास्ट पीरियड है। जब आपको पता है कि जब वो लिख रहा था कैंटरबरी टेल तो उसने प्लान क्या किया था कि 30 बंदे हैं तो 2 जाते हुए और 2 आते हुए स्टोरी सुनाएंगे तो कितनी बन गई, 4, 4 को 3 के साथ ज़रब दें तो क्या बनता है, 120। प्लान तो ये हुआ था कि वो इतनी स्टोरी करेगा, लेकिन वो इतनी स्टोरी कर नहीं पाया क्योंकि उसकी एज कम थी, तो इसलिए वो 24 राउंड अबाउट कोई कर सका टोटल टेल्स पूरी। अब यहाँ पे फ्रेंच पीरियड में उसके ट्रांसलेशन ऑफ रोमन डेला रेसा, रोमन डेला रेसा जो है ये क्या है, इसको इसकी ट्रांसलेशन वो करना चाहता था, ये भी कंप्लीट नहीं कर सका। द बुक ऑफ डचेस इज आल्सो नोन एज द डेथ ऑफ द ब्लेंची। चौसर रोड द पोएम टू कमेमोरेट द डेथ ऑफ द ब्लेंची ऑफ द लैंकेस्टर वाइफ ऑफ द जॉन गंट एंड ABC प्रे और वर्जन। तो इस तरह की पहले हम इसकी लाइफ डिस्कस कर लें। 1340 में पैदा हुआ, 1400 में जेफरी चौसर की डेथ हुई। जेफरी चौसर एक मेडिवल राइटर है। मेडिवल जो एज थी वो मजहब की एज थी, रिलीजियस एज थी, ठीक है। जेफरी चौसर ने फ्रांस और इटली के दौरे किए। वहाँ ये मुतासर हुआ जब इटली गया बोकाशियो से, डांटे से, बोकाशियो, डांटे, ठीक है, और पेट्रार्क से, इस तरह के पोइट से ये जाके वहाँ पे मुतासर हो गए। ये लोग बड़े प्रोमिनेंट थे उस वक्त। तो जो इसकी कैंटरबरी टेल है वो बोकाशियो का जो डेकामेरन पोएम है, उसकी डेकामेरन, बोकाशियो की एक बुक है, पोएम है डेकामेरन। डेकामेरन से मिलती जुलती टेल्स हैं, तो ये ऐसे लगता है कि उससे इन्फ्लुएंस था, तो उसके इन्फ्लुएंस होकर इसने लिखी थी। वो पूछ सकते हैं कि इन विच पोएम, यानी विच पोएम ऑफ बोकाशियो डिड जेफरी चौसर इन्फ्लुएंस, यानी कौन सी वो पोएम है जिसने जेफरी चौसर की कैंटरबरी टेल लिखने में उसकी हेल्प की, उसे इन्फ्लुएंस किया। वो डेकामेरन थी, किसकी थी, बोकाशियो की। तो ये पोएट थे, ये नाम याद कर लें, बोकाशियो और दूसरा क्या है, पेट्रार्क, और इस तरह के। एक तो इनसे ये मुतासर था, इटालियन पोइट से, फिर फ्रांस गया तो वहाँ से मुतासर हो गया। इस तरह ये काफ़ी पोइट्स जहाँ जहाँ ये ट्रैवल करता रहा। ये इसके 3 पीरियड हैं, फ्रेंच पीरियड है, लैटिन पीरियड और इंग्लिश इसका लास्ट पीरियड है। और जेफरी चौसर की एक और बात आपको बता दूँ, इटालियन पीरियड के अंदर ये चीज़ आती है जो पीछे हमने डिस्कस किया, वो उसका फ्रेंच पीरियड है ये सारा, यानी बुक ऑफ डचेस, डेथ ऑफ द ब्लेंची, ठीक है, डेथ के स्पेलिंग यही है, डेथ ऑफ द ब्लेंची, अ प्रेयर टू द वर्जन, ये सारे क्या हैं, ये उसका फ्रेंच पीरियड है। अब ये इटालियन पीरियड है। जेफरी चौसर ने एक और चीज़ देखी है अपनी लाइफ में। जेफरी चौसर ने 3 जो हैं डिस्ट्रक्टिव चीज़ें देखी हैं अपनी लाइफ। एक तो उसने देखा है 100 ईयर वार, फ्रांस एंड इंग्लैंड। फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान एक जंग चल रही थी, 100 ईयर वार। वो मैं आपको बताता हूँ। जब नॉर्मन जो है वो हुकूमत करते आए और वो ऐसे बढ़ती गई हुकूमत, तो उसमें एक मसला बन गया, यानी इंग्लैंड और फ्रांस के जो रूलर थे वो तकरीबन सेम ही होते, यानी वो आपस में रिश्तेदार होते। अब यहाँ पे इंग्लैंड पे कौन हुक्मरानी कर रहे थे, नॉर्मन्स। तो नॉर्मन कौन थे, इंग्लैंड फ्रांस के लोग थे। अब यहाँ पे भी ये हुकूमत कर रहे हैं, इधर भी ये हुकूमत कर रहे हैं। अब ये कि होता क्या है कि एक किंग होता है, उसका नाम क्या है, उसको इंग्लैंड का किंग है, उसका नाम है एडवर्ड III, तकरीबन 115 साल है। ये बात याद रखना, आपको समझ आ जाएगी पूरी। एडवर्ड III जो है किंग है, एडवर्ड III की उम्र है तकरीबन 15 साल। वहाँ का जो किंग है इंग्लैंड का, उसकी डेथ हो गई है। अब इसको उन्होंने क्या करना है, सक्सेसर बनाना है कि ये बनेगा।
अब हुआ यूं है कि ये अब किंग है, और उधर जो है चार्ल्स फोर्ड जो है, जो असबेला का भाई था, यानी इसकी मदर का नाम क्या था, एडवर्ड की मदर का नाम था असबेला। लिख लें, इसे साथ साथ लिख लें या इसका स्नैपशॉट लेना। ESABELLA, असबेला जो है ये उस वक़्त क्वीन थी, और इसका जो मतलब ये किंग थी, किंग और क्वीन था। इसके हस्बैंड की जब डेथ हो जाती है तो एडवर्ड 3 बनता है, जो कि 15 साल है। इधर का जो फ्रांस का किंग है वो एडवर्ड का मामू है, मतलब असबेला का भाई है जो फ्रांस का किंग है। यानी मैंने बताया ना कि वो रिश्तेदारी थे, आपस में हुकूमत कर रहे थे। अब यहाँ पे हुकूमत कर रहा था चार्ल्स फोर्ड। चार्ल्स फोर्ड, इस चार्ल्स फोर्ड की डेथ हो गई। अब जब डेथ हो गई तो ये असबेला जा उनको मशवरा देती है, यहाँ एक मैसेंजर भेजती है इनको कि भाई अब चार्ल्स फोर्ड का तो ना कोई बच्चा है ना बच्ची है, बिल्कुल यानी खाली हो गया, यानी उसकी कोई औलाद ही नहीं है। तो मेरा बेटा जो एडवर्ड 3 है, ये भी तो इनका रिश्तेदार ही है, क्यों ना हम इसको ही बना दें किंग। तो जब ये प्रपोजल देती है उनको, तो फ्रांस वाले आगे गुस्से में होते हैं, कहते हैं अब ये हम पे हुकूमत करेंगे इंग्लैंड वाले। देखे ना, एक बंदा रूल करता रहा तो उसको कहा जाएगा। अब वहाँ पे वो क्या हो गए, वो वहाँ पे बहुत सारे रेवोल्यूशनरी जो हैं खड़े हो गए, कहते ये नहीं हो सकता, तुम कौन होती हो ऐसा मशवरा देने। अब वहाँ से लड़ाई शुरू होती है और ये 100 ईयर वार चलती रहती है। इस पॉइंट को नोट कर लें, ये कितने साल चली है, वो आएगा ऐसे 200 साल चली है, 300 साल चली है फ्रांस और इंग्लैंड की जंग, तो आप क्या लिखेंगे, 100 ईयर वार चलती रही। एक तो जेफरी चौसर ने ये देखी है। फिर जेफरी चौसर ने अपनी लाइफ में एक देखा है ब्लैक डेथ। क्या देखी है, ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ ऐसी बीमारी थी जैसे आजकल आपने देखा टच बीमारी जैसे आई हुई है, आपने देखा ये कोविड-19 बिल्कुल इसी तरह की, और वे एक से दूसरे को, दूसरे तीसरे ऐसे लोग, और ऊपर से क्लर्जी मैन उसको और बढ़ा रहे थे कि बस इंसान को नेचर के करीब रहना चाहिए, साफ़ नहीं करना चाहिए, सफाई नहीं करनी चाहिए, लोगों से घुलना मिलना चाहिए। क्लर्जी उसको और हवा दे रहे थे, यानी वो मजहबी लोग थे, मजहब का दौर था। तो उसमें 13% से 16% जो है तकरीबन कहते हैं लोग मारे गए थे। 16% लोग जो हैं पूरी आबादी के वो लोग मारे गए थे, और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ये ब्लैक डेथ का जो टाइम है लिख लें, 1348। अब देखिए ये सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं। 1349, 1349 है ये। मैं लिखने में अगर मुझसे नहीं लिखा जा रहा तो मैं दोबारा इधर लिख देता हूँ, 1348, 1349। ये सारी यानी ये वो एज है जिसमें वो आई थी ब्लैक डेथ। अब जेफरी चौसर ने एक दूसरी तो ये देखी है। तीसरा, जेफरी चौसर ने अपनी लाइफ में पीसेंट रिवॉल्ट देखी है। मुझे बताएं कि गरीब आदमी क्यों लड़ता है, कोई बताएगा आप में से। पीसेंट रिवॉल्ट, इसका स्नैपशॉट, इसका पहले स्नैपशॉट ले लें फिर उसके बाद मैं आगे बताऊँ। इसका स्नैपशॉट लें। गरीब आदमी हमेशा क्यों लड़ता है, जल्दी लें। गरीब आदमी को जब खाना नहीं मिलता तो वो लड़ता है। मिसाल के तौर पर हमारे ऊपर इतने टैक्सेस लगा दिए जाएं कि वो इस हर बात पे टैक्स, हर जो चीज़ पहले 10 की आती थी वो अब 30-25 की आ रही है। तो लोग जो हैं अब अल्टीमेटली क्या, उनके मुंह से फिर एक कथारसिस होता नहीं है। वो कथारसिस कैसे करते हैं, वो बातें करते हैं, फिर वो मिल जाते हैं, वो सारे मिल जाते हैं। अच्छा, टाइलर नामी एक रेबिलियन था पीसेंट का, लिख लें। हु वॉज द लीडर ऑफ दिस रेबिलियस पीपल। इन रेबिलियस पीपल का ये जो प्रेसिडेंट थे, इनका नाम था उसका टाइलर, TYELER, टाइलर्स रेबिलियन भी कहते हैं इसको। यानी ये जो बगावत थी इसका नाम ये भी है, टाइलर रेबिलियन आ जाए तब भी आपने इसमें टिक करना है। अब गरीब आदमी को चाहिए खाना, अब हर चीज़ पे टैक्स लग रहा है, 100 ईयर वार चल रही है, वो बादशाह आपस में लड़ रहे हैं। तो इंग्लैंड के लोगों ने फिर बगावत कर दी। यानी जो वर्किंग क्लास था, पीसेंट थे, फार्मर थे, किसान थे, वर्किंग थे, वो बेचारे जो कमाते थे, उन्होंने रिवोल्ट कर दी, बगावत कर दी। उसे कहते हैं पीसेंट रिवॉल्ट। तो जेफरी चौसर ने कितने चीज़ें देखी हैं। पहला तो उसने देखा 100 ईयर वार, वो भी चल रही थी उस वक्त उसकी एज में, ठीक है।
दूसरा अभी मैंने बताया क्या, ब्लैक डेथ। मुझे ज़रा लिखने में प्रॉब्लम होती है, मैं तब भी कोशिश कर रहा हूँ। 1348 से स्टार्ट हुई है ये, और इसने बहुत सारे लोगों को मार दिया था, जैसे इसी तरह अभी कोरोना की वजह से लोग इतने मारे गए। ठीक है, ये 3049 तक रही है। तीसरा उसने क्या देखा, उसने देखी पीसेंट रिवॉल्ट। लोग जो हैं वो बगावत कर रहे थे कि हुक्मरान जो हैं वो टैक्स इतने लगा रहे थे, इम्पोज कर रहे थे, तो लोग जो हैं वो बगावत कर देते। उनमें लीडर जो था उनका क्या नाम है, ठेलर, TYLER, ठेलर, ये उनका लीडर था ये सारे काम करने। तो ये इटालियन पीरियड है, इसमें उसने लिखा द हाउस ऑफ फेम, द पार्लियामेंट ऑफ द फॉल्स और ट्रोलियस एंड क्रिसिडी। ये इसका कौन सा पीरियड है, इटालियन। ठीक है, क्रिसिडी, ट्रोलियस एंड क्रिसिडी, ये इसका वर्क क्या है, इटालियन पीरियड है इसका भी स्नैपशॉट ले लें। आगे मज़ीद एक असाइनमेंट मैंने आपके लिए बनाई हुई है, इसको रीड आउट आपने कर लेना, मैं आपको ये सेंड कर दूंगा। ये मेडिवल पीरियड है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, 1066 से स्टार्ट होता है, ये 1485 राउंड अबाउट 15 सेंचुरी तक ये रहता है। ठीक है, और द नॉर्मन कन्क्वेस्ट, द एंड ऑफ द, आपको पता है कि जो रेनेसेंस एज है वो स्टार्ट इटली में कब होती है, 14 सेंचुरी में। तो पहले 14 सेंचुरी से इटली से ये कहाँ आती है, फ्रांस में, फ्रांस से ये इंग्लैंड में, इंग्लैंड से पूरे यूरोप, यानी यहाँ से कहाँ आएगी, फ्रांस में। रेनेसेंस मूवमेंट, रेनेसेंस पे बड़ा डिटेल इंशाल्लाह लेक्चर होगा अपना। फ्रांस आई, फ्रांस से ही रेनेसेंस मूवमेंट कहाँ आई, इंग्लैंड में, और इंग्लैंड से ये पूरे यूरोप में फैल गया। और ये मूवमेंट क्या थी कि चर्च को पीछे किया जाए, ह्यूमन वैल्यू को आगे किया जाए। साथ इसके एक और मूवमेंट चल रही थी इटली में, ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म का मतलब क्या है कि ह्यूमन शुड बी गिवन वैल्यू रादर देन चर्च, रादर देन रिलीजन। तो नॉर्मन का ये सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। एंड ऑफ द एंग्लो सैक्सन पीरियड, विलियम ड्यूक ऑफ द नॉर्मैंडी डिफीटेड हेरोल्ड किंग, द किंग ऑफ, ये 1066 में ये बैटल हुई थी, फॉर्ट सेनलिक हिल्स एंड माइल्स फ्राम द हेस्टिंग। हेस्टिंग वो प्लेस है जहाँ पे ये लड़ाई होती है ऑन सितंबर 28, 1066, और इसमें ये जो है तख्त जो है एंग्लो सैक्सन से छिन जाता है। विलियम लैंडेड इन द इंग्लैंड इन द ट्रिवेंसे ऑन द ब्रिटेन साउथ ईस्ट कोस्ट विद अप्रॉक्सीमेटली 7000 ट्रूप्स, ये मैंने आपको पहले बताया। ऑन अक्टूबर 13 हेरोल्ड अराइव्ड नियर द हेस्टिंग विद हिज आर्मी, और उसकी आंख में एक तीर लगता है। ठीक है, ये नॉर्मन मारते हैं। फर्स्ट नॉर्मन किंग ऑफ इंग्लैंड, क्रिसमस डे 1066, ये सारे पॉइंट देख लीजिएगा। विलियम किंग ऑफ इंग्लैंड ये क्या लेकर आया, जब ये आया तो ये यहाँ पे अपने वॉरियर जो हैं वो ले आया, कल्चर ले आया, ठीक है, और फ्रेंच ले आया। और इनकी फिर क्या होगी, इनका लिटरेचर क्या होगा, वॉरियर से रिलेटेड होगा, उनकी चीज़ें बताएगा। और इनको विकिंग भी कहते हैं। ये डिसेंडेड किन के थे, विकिंग के थे। विकिंग एक कबीला था जो पहले भी हमला कर रहा था, मैंने आपको बताया था। विलियम ऑफ कनकर द मोस्ट पावरफुल ड्यूक इन फ्रांस एंड डिसेंडेड ऑफ द विकिंग, ये किसका है, विकिंग का डिसेंडेड था, उनके बाद आया था। रूल्ड इंग्लैंड विद द स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी, विद इन द 4 years एस्टेब्लिश द रूल ऑल ओवर द कंट्री एंड टू एलिमिनेट द आर्गुमेंट एंड एस्टेब्लिश द बेसिस for awarding confiscated land, and William ordered the extensive survey of the property, and result of which recorded the Doomsday Book in the 1066। एक बुक लिखी गई है, उसका नाम है डूम्सडे। ये सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, ये आपके बड़े काम के हैं, ये मुझे याद करवाना, मैं आपको सेंड करूँगा ये लेक्चर के बाद। विलियम इंट्रोड्यूस इनटू इंग्लैंड द सिस्टम ऑफ रेसिप्रोकल रॉयल्टीज कॉल्ड द फ्यूडलिज्म। अब ये एक चीज़ और लेकर आया था, फ्यूडलिज्म लेकर आया था। फ्यूडलिज्म क्या कि इसने अपने क्या बना लिए, नोबल्स बना लिए। ठीक है, वो नोबल जाके वहाँ पे हुकूमत करते थे। इवन यही प्लान इन्होंने इधर सब कॉन्टिनेंट में भी लगाया था कि इन्होंने आगे अपने क्या बना लिए कि नोबल्स बना लिए, वो आगे वो कमा के, उनका कुछ नहीं है, जो ज़मीन उनकी है वही बेचारे काम कर रहे हैं, काम करके आपको दे रहे हैं। अल्टीमेटली वो सारा फ़ायदा जो है ये ले जाते थे किंग। तो इन्होंने क्या किया, फ्यूडलिज्म का निज़ाम लेकर आया, जो फिर रेनेसेंस एज में टूटता है। फ्यूडल निज़ाम क्या होता है कि एक जो है बादशाह वो हुकूमत कर रहा है, सारा पैसा उसके पास जा रहा है, सम हो किसी भी तरीके से, मतलब यहाँ पे बादशाह बैठा हुआ है,
यहाँ पे नीचे बैठा है, नीचे बैठे हैं ऐसे उसके परिंदे जो काम ले रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ से फिर सारा पैसा ऊपर चला जाता है किंग के पास। बात समझ आ गई? फ्यूडलिज्म का निज़ाम क्या होता है कि नीचे सारे वर्कर हैं और ये सारे ऐसे उसने चेन बनाई हुई है, ये इकट्ठा करके किसको दे रहे हैं? आगे सब किंग को दे रहे हैं। ये फ्यूडलिज्म का निज़ाम उसने इंट्रोड्यूस करवाया था अंडर फ्यूडल, क्योंकि वो बेसिकली लुटेरे थे, रोबर थे। रोबर का काम क्या होता है? लूटना। तो रोबर जो है वो अपनी नेचर से बाज नहीं आते। फ्यूडलिज्म, द लैंड इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द किंग एंड नॉट ऑफ द ट्राइब। ही केप्ट अ ह्यूज एरिया हिमसेल्फ बट मेड ग्रांट ऑफ द लैंड फॉर हिज नोबल। और उसने अपने नोबल सेलेक्ट किए हुए थे, वो सारा कोई कंट्रोल करके उसको। रोमन कैथोलिक चर्च जो है उस वक्त चर्च को भी उसने कुछ चर्च को थोड़ा सा उसने पावर दी थी, बाकी वो चर्च भी सारे उसके कंट्रोल में थे, उस किंग के कंट्रोल में आ गए थे। इवन कि उसने क्या कर लिया, चर्च को भी अपने कंट्रोल में कर लिया, कि चर्च जो है वो भी इसके कंट्रोल में इससे इजाज़त लेते थे। यूनिफाइंग द फोर्स एज विल पावरफुल इंस्टीट्यूशंस एंड द रिलीजियस राइटिंग वर वेरी पॉपुलर विद इन द 10 years of the conquest. Only one bishops of the Worcester and only 2 major monasteries remain under the control of the abbots, or the rest were Normans appointed by the king and controlled by the wealth of the church estate. यानी चर्च की जितनी भी estate थी या बिशप थे वो भी उसने अपने अंडर ले लिए, यानी वो भी पैसा उससे देते थे किंग को, कमा के किंग को दे रहे हैं। किंग जो है फिर पावरफुल हो रहे थे। रोमन कैथोलिक चर्च वाज यूनिफाइंग द फोर्स ऑफ एज एंड विल एज द इंग्लैंड मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन। क्लर्जी एंड स्कॉलर्स एट द एबेज performed traditional services of educating clergy and nobles in writing and translating, copying and gathering, and अब इनके ज़िम्मे ये काम रह गए कि तुम ये करो, बाकी पैसा जो है वो कंट्रोल वही कर रहा था किंग। आगे जी, 3 स्टेट ऑफ द मिडल एज, द आइडिया स्टेट ऑर्डर, द आइडियाज ऑफ द स्टेट एंड ऑर्डर एंड इनकर्ज ड्यूरिंग द एज बट इट ऑर्डर वाज ब्रेकिंग डाउन। यानी कि कितने ऑर्डर बन गए? एक क्लर्जी बन गया, नोबल बन गए, कॉमनर बन गए। अब क्लर्जी जो है ये क्या है, किंग के बाद जो आती है पावर किसकी आ रही है? किंग के बाद आयशा किसकी पावर आ रही? क्लर्जी। क्लर्जी के बाद नोबल जो सिलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। फ्रेंच चीफली स्पोकन दोज हु फाइट पर्पज वाज टू प्रोटेक्ट ऑल वर्क ऑफ द पीस, एंड ये काम ये करते थे ये कॉमनर। आम बेचारे जो इंग्लिश स्पीकर हैं, जो इनहेबिटेंट हैं वहाँ के आबाई रहने वाले हैं, वो बेचारे ये लैंग्वेज भी बोलते हैं, और ये कॉमनर उसने 3 स्ट्रेटे बना दिए, यानी उसने डिवाइड करने का एक रूल उसने। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेडिवल एज की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि उसमें रोमांस था, उसमें शिवलरी थी, उसमें कोर्टली लव था, उसमें मिरेकल ऑफ द मोरालिटी। अच्छा, 3 प्ले जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि चर्च जो है वो बड़ा प्रोमिनेंट था उस वक्त। अगर आपने कोई ड्रामा कंडक्ट करना है तो चर्च से इजाज़त लेनी है। चर्च जो है कैरेक्टर आपको देगा, मदर मैरी और गॉड और होली ट्रिनिटी के ऊपर आप लिखेंगे और यही कैरेक्टर होंगे, और जो परफॉर्म करेंगे वो भी क्या होंगे? क्लर्जी मैन। बात समझ आई कि अगर ड्रामा भी आपने कोई लिखना है तो पहले तो बात है आप इजाज़त लेंगे क्लर्जी से, ठीक है। क्लर्जी आपको इजाज़त देगा और साथ ही वो परफॉर्म भी वही क्लर्जी करेंगे। और साथ एक और बात आपको बता दूं कि वो जो चर्चेज़, वो जो प्ले होते थे उनका स्क्रिप्ट जो है वो भी उससे इजाज़त ली जाती थी। चर्च इजाज़त अप्रूव करता था तो फिर बाद में आप वर्क कर सकते हैं। और एक और कैरेक्टरिस्टिक आपको बता दूँ, वो 3 तरह के रिलीजियस प्ले होते थे। एक होता था मिरेकल प्ले, ठीक है। प्ले 3 किस्म के होते थे। मिस्टीरियस प्ले और मिरेकल प्ले, मिस्टीरियस प्ले और मोरालिटी प्ले। वेरी गुड। अब ये 3 तरह के प्ले जो हैं ये लिखे जाते हैं। मोरालिटी में डेफिनेटली गुड बैड बताया जाता। मिस्टीरियस में जो मिस्टीरियस वर्क हैं गॉड से रिलेटेड वो बताए जाते। और मैरिकल्स में जो मैरिकल करते थे सेंट, बड़े बड़े उनके गॉड से यानी सेंट से रिलेटेड जो बड़े बड़े सेंट्स जो मैरिकल करते वो मैरिकल बताए जाते कि हमारे सेंट के ये मैरिकल्स हैं। तो ये सारा वो योनर्स हैं, वो योनराज हैं जिसमें लिखा जाता था। आगे जी, मेडिवल नाइट्स वाज बाउंड टू शिवलरी कोड ऑफ द लॉयल गॉड हिज लॉर्ड एंड लेडीज। शिवलरी का आइडिया इंक्लूड द बेनेवलेंस, ब्रदरली लव्स, पोलाइटनेस। ये हमें सरगेवियंस एंड इज एग्जाम्पल जो है हमें मिलती है, जिसमें नाइट्स का जिक्र किया गया है। और अर्थर, किंग अर्थर और उसके नाइट्स का जिक्र किया गया। 12 नाइट्स हैं और वो होली ग्रेल को फाइंड करते हैं, ये सारा हमने देखा है। तो ये सारा सी एज के करेक्टरिस्टिक हैं। रोमांस प्ले क्या है? रोमांस से ये ना समझें कि बस ये रोमांस जो लव ही है। रोमांस से मुराद क्या? रोमांस इज़ अ लिटरेरी जॉनरा
popular in the Middle Age and dealing with in verse are the prose and legendary supernatural amorous. एमरस का मतलब लव भी होता है, यानी लव एक उसका एस्पेक्ट तो है, लेकिन ओवरऑल वो ये ना समझिएगा कि लव ही था। उसके अंदर कोर्टली जो चीज़ें हैं वो उनको डिस्कस किया जाता था, राजा रानी को, ठीक है, और नाइट को। सब्जेक्ट एंड द करेक्टर, इसमें आम आदमी नहीं होता था। द नेम रेफर टू रोमांस। अब रोमांस कौन करेगा? रोमांस वही करेगा, लव या इससे रिलेटेड जो एक्टिविटी है वो बड़े लोगों की है, कोर्टियर लोगों की है, ठीक है, नोबल लोगों की है। बड़े, अब आम बंदे को तो रोटी से फुर्सत नहीं है कमाने से। The name refers to the Romance language and originally denoted any length and compositions is one of those languages. The later terms applied tale specifically concerned with the night and chivalry. Chivalry क्या होता है? कोई बताएगा आपसे? What is chivalry? chivalry का मतलब बहादुरी, नाइटहुड, ठीक है, फाइटिंग, लड़ाई, तलवारबाजी, सोर्डहुड, ये सारी चीज़ें किस नाइट से रिलेटेड होती हैं। कोर्टली लव, रोमांस एंड द एपिक एंड सिमिलर फॉर्म्स टेंड टू, ये सारी चीज़ें इसको देख लीजिएगा, मैं आपको ये असाइनमेंट भी दे दूंगा। आइडिया ऑफ द कोर्टली लव, द रिलेशनशिप वॉज मॉडल्ड ऑन द फ्यूडल रिलेशनशिप बिटवीन द नाइट एंड द लेग्स लॉर्ड, लेडी लॉर्ड, यानी लॉर्ड्स के दरमियान और नाइट्स के दरमियान इन रिलेशन को डिस्कस किया जाता है। नाइट सर्व्स हिज कोर्टली लेडी विद द सेम ओबीडियंस एंड द लॉयल्टी विद हिज ओथ टू हिज लेग्स लॉर्ड, यानी जैसे वो अपने लॉर्ड्स को करता सर्व, इसी तरह उन लेडीज़ को भी करता, उनकी हिफाजत करता है। ये नाइट की ड्यूटी होती है और यही रोमांस में आता है। शी इज़ अ कंप्लीट कंट्रोल एंड ओज हर ओबीडियंस एंड द सबमिशंस। Courtly love was between husband and the wife because it was idealized sort of relationship that could not exist with the context of the real life, medieval and marriage. In the Middle Ages, the marriage amongst the nobility were typically based on the practical and dynastic and concern rather than the love. अब वहाँ पे क्या, वो बड़े बड़े लोग आपस में रिलेशन करते, लव भी है वो आपस में होता, लेकिन वो दूसरे जो हैं उन लोगों को तो इतनी जरूरत नहीं थी बेचारों को। द लेडीज टिपिकली ओल्डर, मैरिड एंड हायर सोशल स्टेटस एंड द नाइट बिकॉज शी वॉज अ मॉडल्स ऑन द वाइफ ऑफ द फ्यूडल लॉर्ड्स एंड हु माइट नेचुरली बिकम द फोकस ऑफ यंग अनमैरिड नाइट डिजायर। अब देखें, अब यहाँ पे क्या दिखाया जाता है कि लेडी जो है वो एजड होती, खूबसूरत होती और उसकी नाइट जो है उसकी हिफाजत कर रहा है। इसका कोई है जो अलहदा से इसका किंग होता है हस्बैंड, लेकिन इसको कौन कर रहा है प्रोटेक्ट? ये नाइट कर रहा है। बस इस तरह की स्टोरी जो है वो दिखाई जाती। मिस्ट्री प्ले वर स्टोरीज टेकन फ्रॉम द बाइबल एंड ईच प्ले, ये मैंने पहले भी बताया आपको। मैरिकल प्ले, इसमें सेंट के मैरिकल दिखाए जाते हैं। बैलेट्स जो हैं ये सॉन्ग होता है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जो लोगों का, लोकल लोगों का जो सॉन्ग होता है, गीत होते हैं, उसको कहते हैं बैलेट। और ये ऐसी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ लिटरेचर इन द नैरेटिव सॉन्ग, ठीक है। बैलेट क्या होता है? बैलेट टोल्ड कॉमन फोक्स एंड कैरेक्टर्स एंड इवन द लेजेंड्स एंड द फोकलोर, यानी जो फोकलोर कहानियाँ होती हैं, टेल्स होती हैं, उनको गा के नैरेटिव फॉर्म में जो बताया जाता है उसको कहते हैं बैलेट। और ये क्या होता है कि कंसिस्ट ऑफ द स्टेंजा कंटेन क्वार्टरन्स। क्वार्टरन कोई बताएगा?